आज जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, दैट्स मीन कि सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस मॉडलिंग की जितनी भी टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़नी थी वो हम लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं। वो जो टेक्निक्स हैं वो सारी आप लोग देखेंगे, उसमें से आपने वर्ड्स टू वर्ड चीज़ याद नहीं करनी, नंबर एक। नंबर दो, उसकी वर्किंग भी मतलब कि उसके जो स्टेप्स होते हैं ना कि इसका नाम यही होगा, इसका नाम यही होगा, वो भी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन आएगी तो आप कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ रीज़न कि मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है उसके अंदर भी हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस की है कि आपका प्रोजेक्ट ही है तो आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से, आपके सॉफ्टवेयर के लिहाज से कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो बेस्ट रहता है। आज जिस टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का अंदाज़ा आप लोग इस चीज़ से लगा लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब कोई बंदा एमएस के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के नाम से टोटल 2 सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने पड़ते हैं। याद रखिएगा, नॉट 2 चैप्टर्स, 2 सब्जेक्ट्स, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग 1 और रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग 2। ठीक है, और अभी मेरी रीसेंट एक स्टूडेंट है जिन्होंने एमएस का थीसिस मुकम्मल किया, मोमिना मुश्ताक। वो भी किसी दिन आप लोगों को, मैंने उनको बोला हुआ कि आपको ज़रा एक लाइव सेशन दे 15 से 20 मिनट का, तो वो भी आपको बताएंगी कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है। थोड़ी सी बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट्स हमारी ज़िंदगी में क्यों इतनी मैटर करती हैं और फिर सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को क्यों लेकर आया गया। दुनिया में हर शख्स कोई ना कोई काम किसी ना किसी वजह के लिए करता है। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ आपको लैपटॉप पे लेक्चर दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। या एक बहुत अच्छी मिसाल लेते हैं इसकी कि आज हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो क्लासमेट है एहसानुल हक, उसकी शादी की बातचीत चल रही है। सो व्हाट वी डिसाइड कि हम लोगों ने एहसान की शादी करवानी है, तो डेफिनेटली एहसान की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ जो हम लोग रिश्ता करने के लिए लेकर जा रहे होंगे उसकी रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, और अब ये देखें कि हमारी रिक्वायरमेंट्स और एहसान की कुछ रिक्वायरमेंट्स मिलती भी मतलब सेम हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे लड़की खूबसूरत हो या काम करने वाली हो सही तरह या जो कुछ भी है। ठीक है, तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम कोई भी एक स्पेशल टास्क करने के लिए एक रिक्वायरमेंट रखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, मिसाल के तौर पर अगर हम लड़की वालों के घर जाते हैं, लड़की को देखते हैं, तो हम अपनी वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हम लोगों ने अपने माइंड में रखी हुई थी, हम उसको मद्देनज़र रखकर, देखा मैंने कहा था ना मुर्गा बोलेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स जैसे मिसाल के तौर पर मेरी 5 रिक्वायरमेंट्स थी, हबीबा मेरे साथ गई हुई थी तो उसकी भी 5 रिक्वायरमेंट्स थी, एहसान खुद गया हुआ था साथ तो एहसान की भी 5 रिक्वायरमेंट्स थी, आयशा जो भी है वो भी गई हुई थी तो उसकी भी 5 रिक्वायरमेंट्स थी। तो हम सब लोगों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक जो प्रोडक्ट, अब माफ़ करना मैं लड़की को प्रोडक्ट कह रहा हूँ लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एवेल्युएट करने की कोशिश की कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और इस रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर ये प्रोडक्ट उतरेगा तो तब ही मैं इस सॉफ्टवेयर को या इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करूंगा। ठीक है, तो सेम अप्लाइज ऑन दिस सेक्शन या सेम अप्लाइज दिस डोमेन ऑन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, बाद में बात करते थी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या होती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की जगह हम लोग देखते हैं पहले कि रिक्वायरमेंट इटसेल्फ क्या चीज़ होती है। देखिए, रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक प्रॉपर्टी या कोई काम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, जिसको मुकम्मल करने के बाद ही हम बोल सकें कि ये काम जो था वो यूज़र की मर्ज़ी के मुताबिक था या कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक था और वो पूरा हो गया। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो वो भी कहती है अ फंक्शन कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट द सिस्टम मस्ट प्रोवाइड टू फिल द नीड्स ऑफ अ सिस्टम इंटेंटेड। या यूज़र, ये बेसिकली यूज़र भी हो सकता है, सिस्टम इंटेंटेड यूज़र, ये सिस्टम को चलाने वाला जो यूज़र है या सिस्टम को ऑपरेट करने वाला जो यूज़र है। तो रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कंस्ट्रेंट यानी ये इसकी लिमिट है वो नहीं चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो किसी भी सिस्टम या सिस्टम को चलाने वाले यूज़र की नीड्स को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
रिक्वायरमेंट हो गया। इंजीनियरिंग देखो, इंजीनियरिंग का लफ्ज़ जो है ना वो बेसिकली ये चीज़ होती है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। हम एल्गोरिथम के बारे में तो ये बात करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में भी बेसिकली यही होता है कि हम लोगों को जो स्टेप्स दिए गए हैं, देखो प्रोसेस मॉडल्स के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ बड़ी सेम पढ़ी है। पहले कम्युनिकेशन होती थी, फिर प्लानिंग होती थी, फिर एनालिसिस होता था, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती थी, फिर टेस्टिंग होती थी, और फिर क्या होता था, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया जाता था कस्टमर को। तो ये क्या थे, हमारे पास प्रिंसिपल्स थे, हमारे पास स्टेप्स थे। इन स्टेप्स से होकर गुजर कर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर को अचीव किया। तो हम इंजीनियरिंग को भी यही कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक या रिपीटेबल टेक्निक्स होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर वो मैकेनिकल चीज़ों को अचीव करने के लिए किए जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को करने के लिए की जाती है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर वो डैम या रिजर्वियर के सिस्टम को लेकर डेवलप करना चाहते हैं तो हम उसको पावर इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग जो है बेसिकली इटसेल्फ, ये लफ्ज़ जो है वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर कर सॉफ्टवेयर को अचीव करने को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। अभी एक मिनट ठहरिएगा, अब देखते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है। रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा वो फंक्शन या किसी कस्टमर की नीड को या यूज़र की नीड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। इंजीनियरिंग क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होगा, किसी भी यूज़र की नीड को पूरा करने के लिए कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर की नीड्स को, किसी सॉफ्टवेयर के कस्टमर की नीड्स को पूरा करना by using step by step procedure is called requirement engineering. Means that requirements for the product are defined, managed and tested systematically, सिस्टम के लिहाज से सिस्टमेटिकली किसी भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना, मैनेज करना और टेस्ट करना बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डिफाइन करता है। आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल चीज़ होगी, चीज़ को अंडरस्टैंड करें, रट्टा मत लगाइएगा, ओपन बुक पेपर में रट्टा नहीं चलता, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है, अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम को सॉफ्टवेयर टीम ही बोलूँगा, किसी भी सॉफ्टवेयर टीम को किसी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर, इससे पहले कि आप उसका सोल्यूशन निकाल लो। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी सो मसले, देखो कंप्यूटर जो है ना, या कंप्यूटर की जितनी भी चीज़ें वो इंसान की ज़िंदगी से मर्ज करके बनाई गई हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम डेली मुसीबत, किसी ना किसी मुसीबत में पड़ते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी होंगे इस वक्त जो कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे होंगे। ठीक है, अल्लाह सब की मसले मसाइल आसान करे, हल करे। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग अक्सर कहते हैं, रादर दैन थिंकिंग कि ये मेरे पे मुसीबत क्यों आई है, हमको ये सोचना चाहिए कि मुसीबत है क्या और उसका सोल्यूशन फिर सोचना। ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। कि कोई भी सॉफ्टवेयर टीम जो होती है वो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करती है, प्रॉब्लम को एनालाइज करती है, मसला है क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किसी केसेस के अंदर या किसी सेक्शन के अंदर या आजकल के दौर की अगर हम लोग बात करें या छोटी फर्म्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो कम हो सकती हैं, उन पे फोकस कम किया जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी हम लोग ये नहीं कर सकते कि निगलेक्ट कर दें, ख़त्म कर दें। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये ही नहीं पता कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किसी भी कस्टमर की, तो मैं कभी भी वो चीज़ डेवलप नहीं कर सकता जो कस्टमर को चाहिए। उसके बाद जब भी कोई रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का काम शुरू होता है तो सबसे पहला काम जो होता है, उसका जो शुरुआत की जाती है वो कम्युनिकेशन के थ्रू की जाती है।
ठीक है। और उसके बाद उसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल्स क्या चीज़ होती है हम अभी आगे पढ़ेंगे, हम बारी बारी हर स्टेप पे आ रहे हैं। अभी हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग पे आ गए ना, कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर ही रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का काम होता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन किसके बीच में होती है, डेवलपर और ऑनर के बीच में, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक वेबसाइट बनानी थी कॉलेज की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को फॉलो करके सबसे पहले सर अमजद से या किसी भी बंदे से बात करूँगा कॉलेज के ऑफिशियल से कि आए एक मीटिंग करते हैं, फेस टू फेस बैठते हैं, कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगा, कुछ आप मुझसे पूछें, ताकि मुझे पता चले कि आपको चाहिए क्या। जब मैं उसको एनालाइज करूँगा फिर वो प्रोडक्ट बनाऊँगा। तो जो सी चीज़ें मुझे हासिल होंगी उस मीटिंग से वो हमारी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो होती है बेसिकली, अगर आप रिक्वायरमेंट्स अच्छी कर लेते हो ना तो किसी भी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है। हमें पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कस्टमर की क्या लाइक्स हैं क्या डिसलाइक्स हैं, ठीक है। और अगर आप रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से गैदर कर लेते हो, ठीक है, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि जो कस्टमर को चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसानी दिमाग है तो वो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 99% चांसेस हैं जो कस्टमर को चाहिए था कि आप वही चीज़ कस्टमर को डेवलप करके दोगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को आज इस चीज़। मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले एक फाइवर पे मुझे ऑर्डर आया और उसमें ऑर्डर था प्रोटा बेबी, बेसिकली बेबी पैम्पर्स का होता है। और मुझे वेबसाइट बनानी थी उनकी, और एज एशियन और ये कह सकते हैं कि मेरी एक अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं कि मुझे वेबसाइट कुछ इस तरह की पसंद है। तो कस्टमर ने मुझे बोला जैसे तुम्हें पसंद है तुम वैसे बना लो, कलर स्कीम अपनी मर्जी से रख लो। जैसे अभी हमारी स्लाइड की जो कलर स्कीम है ये मैंने बनाई हुई है, मतलब स्लाइड्स की जो ये सारा आप लोग टेम्पलेट देखते हो। तो उस टाइम मैंने वेबसाइट बना के कस्टमर को डिलीवर की। कस्टमर ने मुझे आगे से जवाब दिया कि इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ अवर। उसने मुझसे जो उनसे रंग डलवाए ना, अगर मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं तो आप लोगों को हैरानगी होगी। डार्क ब्लू कलर था और उसके साथ जो मिठाई वाला कलर नहीं होता वो येलोविश और ऑरेंज कलर मिक्स होता है उस तरह का। और वो ज़िंदगी की वो पहली वेबसाइट थी जो शायद मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड नहीं की हुई। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन लोगों के लिहाज से वो कलर अट्रैक्टिव था, बट फॉर द एशियंस पीपल दैट कलर इज़ नॉट अट्रैक्टिव। गलती किधर की मैंने रिक्वायरमेंट्स लेने में, मुझे कस्टमर से पूछना चाहिए था कि जिस जगह तुम रहते हो मुझे बताओ वहाँ पे कलर स्कीम कौन सी ज़्यादा बेटर चलती है, ठीक है। तो अगर मैंने रिक्वायरमेंट्स अच्छी ली होती तो मेरा सॉफ्टवेयर जो था वो भी कस्टमर की नीड के मुताबिक होता था, डेफिनेटली मुझे उसको चेंज करना पड़ा। अच्छा, हम ये कहते हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक अच्छी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? नंबर 1 कि सबसे पहले तो वो क्लियर हो और उसके अंदर कोई भी गलती ना हो, ठीक है। मतलब क्या है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए लेने का, कि शुरू से शुरू करें और एंड तक हर सवाल पूछें उससे, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार जो है वो कस्टमर से बात करें, इस चीज़ के बारे में 2-3 मीटिंग्स भी की जा सकती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है कि अगर कस्टमर ने मुझे ये बोला है कि मुझे फॉर एग्जांपल ब्लैक और रेड की कलर स्कीम रखनी है वेबसाइट के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं इसके लिए पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ जाऊँ वहाँ पे। नो, मुझे सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। नंबर 2 चीज़, जो रिक्वायरमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर मुझे ये बोल रहा हो कि वेबसाइट से एक बंदा बाहर निकल के नाचना शुरू कर दे, और ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो मैं कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। तो रिक्वायरमेंट्स ऐसी होनी चाहिए, कस्टमर से ऐसी रिक्वायरमेंट्स लेनी चाहिए। एक अच्छी रिक्वायरमेंट वो होती है जो आपके डोमेन के लिए आपके लिए पॉसिबल हो। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक चीज़ जो मुझे नहीं आती करना और कस्टमर मुझे वो बोल देता है तो क्या वो अच्छी रिक्वायरमेंट है? आंसर इज़ येस। क्यों? क्योंकि आप नेट पे जाके सर्च करके उसके बारे में डेवलप कर सकते हो, वो चीज़ पॉसिबल है। अगर वो आपको नहीं आती तो वो एक आपकी मिस्टेक है, ठीक है। नंबर 3 चीज़, अंडरस्टैंडेबल। लिखना इस तरीके से चाहिए, रिक्वायरमेंट इस तरीके से होनी चाहिए लिखी हुई आपके पास कि जब आज से 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आप अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करें कि कस्टमर को ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप उसको आराम से समझा सको दूसरी टीम को कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम के अंदर अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं पसंद तो बहुत सारे बच्चे रिक्वायरमेंट एनालिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। उसका काम ही यही होता है कि वो कस्टमर के साथ बैठ के पूरी इंस्पेक्शन करता है।
तो आप लोगों में से वो लोग जिनको क्राइम पेट्रोल या सीआईडी देखने का बहुत शौक है तो उनको रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट होगा। नंबर 4, वेरीफाइएबल। रिक्वायरमेंट इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें बाद में हम टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सके कि वाकई में ठीक है या नहीं है। मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट है कि ईमेल होनी चाहिए, तो मैं ईमेल का जो सेक्शन है वो इस तरीके से बनाऊं कि उसमें टेस्टिंग कर सकूं कि @ लिखूं तब ही जाके उसको ईमेल एक्सेप्ट करे। ये तो आप सब लोगों ने किया होगा, अगर आप @ ना लिखें तो सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो वो नहीं चलता। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 5वें पे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, रिदम होना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेसेबल होनी चाहिए। इस तरह होनी चाहिए कि आप उसको फाइंड आउट कर सको। अच्छा जी, एक सवाल ये आता है कि जी रिक्वायरमेंट्स को हासिल करना इतना मुश्किल काम क्यों होता है, और ये सबसे मुश्किल काम है। बीइंग एज ए डेवलपर वेबसाइट मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, क्योंकि पहले तो कस्टमर आपको ये कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लो, और बाद में फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके अंदर से तब्दीलियाँ कराता है। एंड फ्रैंकली यू विल गेट लॉट ऑफ अ पैनिक जब आपको ये बोला जाता है कि ये चीज़ चेंज करके दो मुझे। क्यों? क्योंकि आपने उस पर एक मेहनत की होती है, एक टाइम स्पेंड किया होता है। अच्छा जी, क्या क्या मसले हो सकते हैं? नंबर 1, जब ऑनर को हम यहाँ पे स्टेक होल्डर बोल रहे हैं। ऑनर एक भी हो सकता है, मल्टीपल ऑनर्स भी हो सकते हैं, तो स्टेक होल्डर्स मल्टीपल्स को बोलेंगे, ठीक है। जब ऑनर या स्टेक होल्डर को यही ना पता हो कि उसको चाहिए क्या। कस्टमर ने मुझे बोला कि वेबसाइट बना दो, मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ तो बताओ कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसको कुछ पता नहीं। नंबर 2, स्टेक होल्डर को बताने का मतलब अपने लफ्ज़ों में जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स बताने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर मैंने मस्त यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी तो उसके अंदर ये था, ये था, ये था, तो जो रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट बैठा होता है उसको लगता है कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मस्त यूनिवर्सिटी वाली जैसी बनाओ। मे भी शायद उसके कहने का मतलब ये हो कि जो रिक्वायरमेंट्स आप मैं बता रहा हूँ उससे मिलती जुलती मेरी कॉलेज के हिसाब से बनाओ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा ऑनर हों, एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हों, तो जाहिर सी बात है जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर फरहान भाई और अनीस से 2 बंदे हैं। आज कॉलेज की वेबसाइट को हम लोग ITL रखते हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अनीस ने मुझे बोला कि ऐसा करो कि कलर स्कीम जो है ना वो रेड एंड ब्लैक कर दो। फरहान भाई ने बोला रेड और वाइट करो। तो ये कैसी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर सेक्शन आ गया जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ गया बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोसीजर के दौरान चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर कोई नया स्टेक होल्डर बीच में आ जाता है, मिसाल के तौर पे मैंने काम करना शुरू कर दिया, बीच में से किसी बंदे ने छलांग मार दिया आके, या एक ऐसा बंदा जो पहले कह रहा था कि ठीक है आप लोगों ने जो फैसला करना है कर लो, मैं आपके साथ हूँ, बाद में वो बीच में आके टांगे उड़ाता है, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनता है, ठीक है। और हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि जब बिजनेस का इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो फिर मिसाल के तौर पर इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है लेकिन क्रिसमस आ रही थी कस्टमर के लिए, तो कस्टमर सोचेगा कि मैं इसकी थीम जो है वो रेड एंड वाइट रखूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंज होने से भी आपकी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज होती हैं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के टास्क क्या क्या होते हैं? देखो ये बहुत ईजी है, आराम से अंडरस्टैंड करोगे, 1 मिनट का काम है इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मैं बारी बारी जो है ना आप लोगों को ये आगे दिखाता हूँ। इंस्पेक्शन बेसिकली पहला जो हमारा टास्क होता है इंस्पेक्शन का लफ्ज़ का मतलब ही है किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। मिसाल के तौर पर अगर मैं हूँ और मैं फरहान भाई से पूछूंगा इंस्पेक्शन में कि आप लोगों के फेवरेट कलर कौन से हैं, या आपको कौन सी वेबसाइट पसंद है, आपको क्या लगता है कि आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट क्या, ये जो सारे क्वेश्चन या इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारी इंस्पेक्शन में आती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों से ये पूछते हैं, हम ये देखते हैं कि सोल्यूशन चाहिए किन लोगों को। एक बूढ़े बंदे की पसंद में और एक जवान बंदे की पसंद में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा 1 मिनट होल्ड, ठीक है। और जो हम लोगों को फिर सोल्यूशन चाहिए, हम उसकी नेचर देखते हैं। सोल्यूशन इस तरीके का होना चाहिए कि वो एडॉप्टेबल हो, कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक हो। यानी अगर कस्टमर ये चाह रहा है कि आउटपुट उसको कलरफुल नज़र आए, ग्राफ्स की सूरत में नज़र आए, तो वो एक अलग नीड है। लेकिन अगर कस्टमर को ये चाहिए था कि मुझे टेबल्स की सूरत में नज़र आए जिस तरह MS एक्सेल के अंदर होता है, तो वो एक अलग नीड है,
ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत चीज़ जो होती है कि हम लोग शुरू में सिर्फ जो होती है कम्युनिकेशन करते हैं, और ये कम्युनिकेशन होती किसके बीच में, कस्टमर और डेवलपर के बीच में। पॉइंट नंबर 2, इलिसिटेशन। इलिसिटेशन का मतलब ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने यूज़र से ली हैं और दूसरे यूज़र से ली हैं, उनको गैदर करना, कस्टमर से प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स लेना, ठीक है। हम इसमें क्या क्या देखते हैं कि कस्टमर, यूज़र या जो दूसरे लोग जो या कंपनी के जो लोग हैं जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी उनको मकसद क्या है जिसकी वजह से हम वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नंबर 2, कितना काम है जो पहले से हो चुका है और कितना काम ऐसा जो भी हम लोगों ने करना है, ठीक है। नंबर 3 चीज़ कि क्या जो मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, क्या जो प्रोडक्ट बनाऊँगा मैं, ठीक है, तो क्या वो मेरी बिज़नेस की नीड्स के मुताबिक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगा हूँ एक मार्केटिंग की कंपनी के लिए, उसके कलर ही डल है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये देखेंगे कि जब वो प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कैसे होगा। मिसाल के तौर पर, अब एक बहुत बड़ी गलती मैं बताता हूँ, CMS जब बनाया गया यूनिवर्सिटी का, तो अगले बंदे ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया कि ये डेली बेसिस के ऊपर कितना बंदा इसको यूज़ करेगा। सो दैट्स मीन उसने लेस बैंडविड्थ या लेस स्पेस को परचेज करके CMS को अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, जब बंदे ज़्यादा हुए तो वो सॉफ्टवेयर गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम लोग इलिसिटेशन के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन क्यों इतनी मतलब मुश्किल होती हैं। नंबर 1 चीज़, प्रॉब्लम ऑफ स्कोप। हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हम जो प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं या यूज़र से पूछ रहे हैं उसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है। कस्टमर कह देता है कि जी मुझे पहले से लेकर 8वें सेमेस्टर तक रिजल्ट जो है ना उसमें कैलकुलेट होकर आना चाहिए CMS में या कॉलेज की वेबसाइट में, और हम समझते हैं कि 1 डिग्री प्रोग्राम के लिए, हमें तो पता ही नहीं था कि इसकी बाउंड्री 2 या 3 डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, ज़ाहिर उनके क्रेडिट आवर्स मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 चीज़ ये है कि कस्टमर को ये स्पेसिफाई करना कि कभी कभी कस्टमर क्या करता है कि अननेसेसरी टेक्निकल डिटेल्स देना शुरू कर देता है। अननेसेसरी टेक्निकल डिटेल्स क्या होती हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं वेबसाइट बनाऊँ ना उसके अंदर जो है ना माउस ऐसे चलता हुआ नजर आए, और दैट इज़ अ डेफिनेट थिंग कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको ये बात पता होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि कस्टमर को इस चीज़ का तो नहीं पता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना लेवल का है कितना लेवल का नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। नंबर 2, प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें बहुत ईजी चीज़ है जब कस्टमर को पता ही ना हो कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। या नंबर 2 चीज़, कस्टमर को पता तो हो लेकिन गलत पता हो। किस तरह, जिस तरह फरहान भाई या अनीस मुझे बोल दे कि यार देखो सबसे सस्ती होस्टिंग परचेज करके कॉलेज की वेबसाइट बना दो, तो उन्होंने तो देखा कि कॉस्ट कम होगी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि जब कॉलेज की वेबसाइट हम लोग सस्ते पे बनवाएंगे, किसी सस्ते होस्टिंग पे रखवाएंगे, तो उसकी वजह से कॉलेज की वेबसाइट भी उसी तरह डाउन होगी जिस तरह CMS डाउन हो जाता है। आज तक कॉलेज की वेबसाइट कभी आप लोगों ने डाउन होते हुए देखी है? क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इस तरह की है कि मुझे पता है कि 150 से 60 बच्चा 200 बच्चा उसको एक्सेस करेगा साइमल्टेनियसली, तो मैंने एक ऐसी होस्टिंग परचेज की हुई है जिसपे इकट्ठे तकरीबन 5000 विजिटर हो तो तब भी कॉलेज की वेबसाइट नहीं गिरेगी। ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा जी, और क्या चीज़ हो सकती है? जो प्रॉब्लम है कस्टमर को उसका ही ना पता हो, ठीक है। अच्छा, कस्टमर को बात करने में कंप्यूटर इंजीनियर के साथ बड़ा मुश्किल हो रहा हो, कस्टमर यानी बात ही ना कर पा रहा हो इसी तरह। कभी कभी ऐसे भी आपको कस्टमर मिलेंगे आगे जाके जो बड़ी एटीट्यूड वाले होते हैं, तो वो तो आपको हर चीज़ क्लियर ही नहीं करते, बस बैठ के हाँ हाँ ठीक है, बस ठीक है, आपको तो पता ही है, और बाद में आके बोलेंगे जी ये चीज़ तो ऐसे नहीं थी, ठीक है। अच्छा जी, जो डिटेल जो आपने एक बार चेंज की है, आप उसको कस्टमर ये समझता रहता है कि बस ये चेंज है, इसके बाद और कोई चेंज नहीं हो सकेगा। ऐसा भी नहीं है। जब आप बनाना शुरू करते हो सॉफ्टवेयर को तो आपको पता चलता है कि भाई ये चीज़ चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली वो इंटरफेस कभी नहीं बन सकता जो कस्टमर आपको बना कर देगा या बोलेगा ऐसा हो। अच्छा जी, उसके बाद एक से ज़्यादा कस्टमर होंगे तो जाहिर सी बात है उनके रिक्वायरमेंट्स में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जिस तरह मैंने पहले बोला, एक चाहता है रेड एंड ब्लैक हो, दूसरा चाहता है ब्लैक एंड वाइट हो, ठीक है। उसके बाद ये कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इस तरह की हों कि जिसके अंदर हो ही गलतियाँ या ऐसी हो जिसका टेस्ट ही ना हो सके, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ईमेल का मैं ऐड का नहीं रखता तो मुझे क्या पता जो बंदा ईमेल डालेगा वो सी डालेगा या गलत डालेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट आती है प्रॉब्लम्स ऑफ वायलिटी। इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट जब चेंज होती रहती है ना बार बार, तो उसकी वजह से भी बड़ी मुश्किल आती है आपको रिक्वायरमेंट्स गैदर करने में। नेक्स्ट है इलेबोरेशन। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने इंस्पेक्शन पढ़ लिया, हमने इलिसिटेशन भी पढ़ लिया, हम इलेबोरेशन पे जा रहे हैं।
लफ्ज़ इलेबोरेशन का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को आपस में मर्ज करना। तो अब हम ये कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने कस्टमर से गैदर कर ली हैं, अब हम क्या करते हैं उसको टेक्निकल व्यू में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होंगे, हमारे सॉफ्टवेयर के फंक्शंस हो सकते हैं, फीचर्स हो सकती है, कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, और ये सब वो चीज़ें होती हैं जो हमने इंस्पेक्शन या एलिसिटेशन के अंदर हासिल की हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कस्टमर मुझे ये बोलता है कि जिस तरह ये स्लाइड चलती है ना कॉलेज वेबसाइट के ऊपर, फरहान भाई मुझे बोलते हैं, या जिस तरह आप कॉलेज की वेबसाइट खोलो तो आप लोगों को पहले लोगो नज़र आता है, वेबसाइट पहले पूरी लोड होती है, उसके बाद आपको नज़र आती है। तो फरहान भाई कहते हैं कि ये जो शुरू में आता है ना, पहले पेज इस तरह नज़र आए फिर दूसरा नज़र आए। अब ये टेक्निकल डिटेल नॉर्मल रिक्वायरमेंट से टेक्निकल डिटेल में कन्वर्ट करना मेरा काम था। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि ये जो शुरू में हो रहा है जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, और उसके बाद जब पेज कंप्लीट लोड हो जाता है तो फिर कॉलेज की वेबसाइट नज़र आती है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग जो अपना एनालिसिस मॉडल बनाते हैं जो क्या डिफाइन करता है जो डाटा, उसके फंक्शंस और उसके बिहेवियर, यानी रिक्वायरमेंट्स के जो के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स के बाद हमें जो डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और उसका बिहेवियर क्या होगा, हम लोग उस चीज़ के लिए एनालिसिस मॉडल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र सिनेरियोज बनाते हैं जो बेसिकली ये बताता है कि हर एक यूज़र, मिसाल के तौर पर कॉलेज के CMS में कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट और फैकल्टी किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे उस सिस्टम के साथ, सिस्टम के अंदर उसके उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मिसाल के तौर पे हमारा रिज़ल्ट निकल आया, हम लोगों का प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया, तो हम ये देखेंगे कि क्या जो प्रॉब्लम डिफ़ाइन की गई थी, ये फंक्शंस, ये कंस्ट्रेंट्स, ये बिहेवियर उसके मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, एलेबोरेशन के बाद नेक्स्ट बारी आती है निगोशिएशन की। निगोशिएशन लफ्ज़ से पता है कि आपस में समझौते करना होता है। तो एग्री करते हैं हम लोग एक फाइनल डिलीवरेबल सिस्टम के ऊपर कि ये रिक्वायरमेंट्स थी, हमने एनालिसिस किया, उसके बाद मॉडल्स बनाए, अब हमने बोला कि इन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर डेवलपर भी राज़ी हो और आपका ऑनर यानी स्टेक होल्डर या कस्टमर जो है वो भी राज़ी हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं निगोशिएशन में, कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम कैटेगरी बना लें, मिसाल के तौर पर टीचर का अलग, स्टूडेंट का अलग, कोऑर्डिनेटर के लॉगिन के लिए अलग, उसके बाद आगे उसको सब सेट उसके बनाए, यानी टीचर के लॉगिन के अंदर अटेंडेंस इस तरह आएगी, फिर उनके जो कोर्सेज होंगे वो इस तरह नजर आएंगे, असाइनमेंट वो इस तरह ऐड कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद जो निगोशिएशन आपने की है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिनको आप रिव्यू भी कर सको बाद में कि वो वाकई में ठीक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स आपको कस्टमर से मिलती हैं या कस्टमर कहता है कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, आप निगोशिएशन में वो चीज़ क्लियर करोगे कि ये एक प्रायोरिटाइज जो है ना नीड है आपकी, और इसको हम सबसे पहले मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अच्छा निगोशिएशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये डिस्कस करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोजेक्ट जो आप काम करने जा रहे हो उसके आप पैसे कितने लोगे और टाइम कितना होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, निगोशिएशन में कभी ये नहीं होता कि डेवलपर जीत गया या कस्टमर जीत गया, ये ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है, ये बेसिकली एग्रीमेंट होता है। और अगर आपका रिक्वायरमेंट्स अच्छी हैं तो आप सॉफ्टवेयर अच्छा डेवलप कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन, अब लफ्ज़ से पता चल रहा है कि हम क्या चीज़ करते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, ये अगर आप स्पेसिफिकेशन का सिंपल एक मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो इसका मतलब होता है मुख्तलिफ चीज़ों का व्यू मुख्तलिफ लोगों के लिए होना है। ठीक है, इसमें होता क्या क्या, ये क्या क्या चीज़ हो सकती है, ये एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके अंदर चीज़ें लिखी हों, ये मॉडल्स हो सकते हैं जो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एक मैथमेटिकल मॉडल हम लोग पढ़ के आए हैं अभी पहले। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है। ठीक है, या किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का सिनेरियो हो सकता है, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो कलेक्शन होगी सिनेरियो की। उसके बाद एक प्रोटोटाइप हो सकता है, मतलब उसकी एक कॉपी हो सकती है इनिशियल जो उसको चलाने के लिए होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो दो सी चीज़ें जो आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी हैं उनका आपस में कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, बेसिकली स्पेसिफिकेशन में कस्टमर के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशन और रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की जाती हैं। अच्छा जी, फॉर्मेलिटी क्या चीज़, मतलब हम ये तो कह रहे हैं लेकिन ये कि होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आपके सॉफ्टवेयर का साइज़ कैसा है। 2 नंबरों को प्लस करने का जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर बड़ा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्ड कर रहे हो तो स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा होंगे, मॉडल्स भी ज़्यादा होंगे, मैथमेटिकल मॉडल्स भी ज़्यादा होंगे, प्रोटोटाइपिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो बड़ी फर्म्स होती हैं उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स राइट करते हैं
और उसके बाद लैंग्वेज डिस्क्रिप्शंस करते हैं, उनकी ग्राफिकल मॉडल्स बनाते हैं और फिर उसमें से देखते हैं कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लोग सिर्फ सिनेरियोज बना लेते हैं कि एक मतलब फैकल्टी के लिए ये होगा, यूज़र के लिए ये होगा, या सिंपल जो भी कुछ है। लास्ट हमारा आता है वैलिडेशन, कि आपने अब वैलिडेशन करनी है, सब कुछ मुकम्मल कर लिया, लेकिन चेक करना है कि क्या रिक्वायरमेंट जो आपने यूज़र से गैदर की हैं वो वाकई में ठीक है भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इस बंदे ने ऐसी बात बोल दी है जो सीएस की फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निकल रिव्यू करते हैं। क्यों? ताकि जितने भी एरर्स हैं हमारे, या जितनी भी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं उसके अंदर से, हम उसको गौर कर सकें। नंबर 2 चीज़, हम वो एरियाज देख सके जिसके बारे में हमें कस्टमर से और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सीएमएस के अंदर अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये नहीं पता सीजीपी का फार्मूला क्या है, तो मैं दोबारा मीटिंग करूंगा कस्टमर के साथ पूछने के लिए कि मुझे बताओ कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाए तो हम उसको ढूंढते हैं, फिर वो कस्टमर से पूछते हैं, ठीक है। अगर इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हों, मिसाल के तौर पर चीज़ें चेंज हो रही हों बीच में बार बार, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े प्रॉब्लम्स या बड़े प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उसके लिए हम दोबारा वैलिडेशन करके कस्टमर से पूछते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह हमने पहले बोला था कि एक से ज़ायद ऑनर हो तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या एक ऐसी रिक्वायरमेंट जो अचीव ही नहीं हो सकती, वो हम क्या करते हैं, उसकी वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि वैलिड है या नहीं है, तो हम उनकी वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन के बाद कस्टमर को बताते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 5 मिनट की ब्रेक और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम ब्रेक से पहले कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कैसी होती हैं और उनको गैदर किस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के ऊपर। जाहिर सी बात है कि आपने रिक्वायरमेंट तो कस्टमर से गैदर कर ली, लेकिन उसको मैनेज भी तो करना है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट टीम होती है हमारे पास, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्रोजेक्ट टीम होती है जो आइडेंटिफाई करती है उसको, जो कंट्रोल करती है और रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती है जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो होता है वो भरना शुरू होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट टीम बेसिकली कैसे काम करती है हम ये कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़ाहिर सी बात है उसकी शुरुआत हमने जिस तरह पहले बोला था कि आइडेंटिफिकेशन से होती है। हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 का रोल नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 2 का रोल नंबर 2 है, और बेसिकली इन्हीं आइडेंटिफायर को या इन्हीं कह सकते हैं रोल नंबर्स के हिसाब से हम उनको ट्रेस टेबल पे डालते हैं, जिससे ट्रेस टेबल जो है डेवलप होता है। अब सवाल ये आता है कि जो ट्रेसिबिलिटी टेबल होता है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके 3-4 टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहले क्या, फीचर्स ट्रेसिबिलिटी टेबल, ठीक है। लव से पता है कि ट्रेस टेबल के अंदर वो चीज़ें डालना, वो रिक्वायरमेंट्स डालना जो किसी फीचर से रेलिवेंट हो। शोज़ हाउ रिक्वायरमेंट्स रिलेट टू द कस्टमर ऑब्जर्वेबल फीचर्स, ठीक है। कि जो कस्टमर फीचर्स चाह रहा था उससे रेलिवेंट जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको जो है बेसिकली टेबल में डालना। या शो, अगर ये बोलें कि ट्रेसेबल टेबल शो क्या करता है, वो रिक्वायरमेंट जो कस्टमर के ऑब्जर्वेबल फीचर से रेलिवेंट हो। नंबर 2, सोर्स ट्रेसिबिलिटी टेबल, ठीक है। ये सोर्स ट्रेसिबिलिटी टेबल उस रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है जो किसी सोर्स से रेलिवेंट हो। तो सोर्स ट्रेसिबिलिटी के बारे में हम ये कह रहे थे कि इस टेबल के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी सोर्स के बारे में होती हैं। यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हों, या एक से ज़्यादा यूज़र हों, या एक से ज़्यादा रोल्स प्ले करने वाले हों सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उन सोर्सेज के बारे में लिखते हैं। नंबर 3, डिपेंडेंसी ट्रेसिबिलिटी टेबल। सामने से पता चल रहा है कि एक टेबल या एक पोर्शन जब किसी दूसरे पोर्शन पर डिपेंडेंट होता है तो इसके अंदर हम उस चीज़ के बारे में लिखते हैं, ठीक है। हम उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर जिसके अंदर किसी न किसी रिलेशनशिप की बात हो रही होती है। मिसाल के तौर पर सेमेस्टर 1 के रिज़ल्ट का सेमेस्टर 2 के साथ रिलेशनशिप, तो वो इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आता है सब सिस्टम ट्रेसिबिलिटी टेबल, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की कि फैकल्टी बेसिकली एक हमारा सिस्टम था। फैकल्टी के अंदर बच्चों की अटेंडेंस लगाना उसका सब सिस्टम नंबर 1 हो गया। उसके बाद मार्क्स अपलोड करना सब सिस्टम नंबर 2 हो गया। असाइनमेंट्स अपलोड करना सब सिस्टम नंबर 3 हो गया। तो इसके अंदर सब सिस्टम ट्रेसिबिलिटी टेबल के अंदर हम वो रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे जो सब सिस्टम से रेलिवेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इंटरफेस ट्रेसिबिलिटी। इंटरफेस ट्रेसिबिलिटी टेबल के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरफेसेस होते हैं और हम उन चीज़ों को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पर कलर किस तरीके का होगा,
स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए वेबसाइट का, ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो हमारी इंटरफेस ट्रेसिबिलिटी में आती हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ होती है कि ये हमें हेल्प करती हैं ट्रैक करने में कि अगर एक रिक्वायरमेंट के अंदर तब्दीली आ जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। लफ्ज़ अगर आपको याद है ना तो आप आगे से उसको डिफ़ाइन खुद अपनी ज़बान में कर सकते हो। अच्छा जी, अब कहते हैं जी हम लोग रिक्वायरमेंट्स लेना शुरू कर रहे हैं। शुरू किस तरह करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेक होल्डर है कौन है, ठीक है, यानी ऑनर कौन है, स्टेक होल्डर होगा कौन, जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा जो सॉफ्टवेयर आप बनाकर दे रहे हो वो, ठीक है। स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है? बिजनेस मैनेजर खुद हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, मार्केटिंग का कोई बंदा हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद, यानी जिस तरह अभी आपकी सिचुएशन के अंदर आप लोग अपना सॉफ्टवेयर खुद ही बना रहे हो, ठीक है। सपोर्ट इंजीनियर यानी वो बंदा जो बाद में काम करता है उसके ऊपर। एंड यूज़र यानी कोई भी काम कस्टमर, इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर मतलब जिस तरह अली बाबा कंपनी के अंदर अपने काम करने वाले लोग अगर उधर से शॉपिंग करें तो वो इंटरनल कस्टमर होंगे, और जो बाहर के लोग होंगे वो एक्सटर्नल कस्टमर होंगे। कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई मेंटेनेंस का इंजीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इनके हर बंदे के लिहाज से ना रिक्वायरमेंट्स उसकी मर्जी के मुताबिक होती हैं। चलें जी थोड़ा सा देखते हैं कि रिकग्नाइज करते हैं मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या होते हैं इसके अंदर। देखिए मार्केटिंग का जो बंदा होगा ना, अब हम जब बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने देखना है कि हम लोग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का प्रोसीजर तो स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन हम लोगों को शुरू में किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। नंबर 1, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, कि ऑनर या स्टेक होल्डर देखना है कि है कौन है वो। स्टेक होल्डर बिजनेस मैनेजर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, मार्केटिंग का कोई बंदा हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस तरह अभी आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो और आप लोग खुद मतलब के ऑनर भी हो। तो इस सूरत में ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आप लोग हो, सपोर्ट इंजीनियर हो सकता है, यानी वो बंदा जो बाद में हेल्प करता होता है। एंड यूज़र यानी कोई भी कस्टमर, इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर, इस कंपनी में काम करने वाले लोग खुद जो उसको यूज़ करेंगे और बाहर जो उसको यूज़ करेंगे। कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई मेंटेनेंस इंजीनियर हो सकता है। अच्छा, अब जब इन हर बंदे से आप रिक्वायरमेंट्स लेने की कोशिश करोगे ना तो वो हर बंदा अपने हिसाब से बताएगा। देखो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर मैं कॉलेज का वेबसाइट बनाता हूँ और मैं सर बिलाल को बोलता हूँ कि मुझे आप बताएं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताएंगे, बिज़नेस मार्केटिंग या फाइनेंस से रेलिवेंट बताएंगे। मैं अगर मैडम सुमेरा कंवल को बोलूँगा कि आप मुझे बताएंगे वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए, तो वो जो तरीका बताएंगी या वो जो मुझे रिक्वायरमेंट्स बताएंगी वो CS से रेलिवेंट होंगे। तो ये चीज़ हम इसमें लिख रहे हैं, रिकग्नाइज मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू के अंदर, कि मार्केटिंग का बंदा हमें बताएगा कि फीचर किस तरह का हो, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह की होनी चाहिए ताकि वो मार्केट में आराम से सेल हो सके। किसी बिजनेस मैनेजर को पकड़ूंगा तो वो ये बोलेगा कि मुझे तो सीधी बात है कि जी ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो जल्दी से जल्दी बन सके, जिसके पैसे भी कम से कम हो। कोई भी एंड यूज़र यानी कस्टमर जो बंदा, अगर आप उससे पूछेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे किस तरह का होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स बताओ, तो वो तो ये बोलेगा कि ऐसा हो जिसको मैं आराम से इस्तेमाल कर सकूँ और आराम से इजी टू यूज़ हो वो, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने में इतना टाइम ना लगे मुझे। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछेंगे हाँ जी आप बताएंगे जी किस तरीके का रिक्वायरमेंट्स यानी क्या क्या होनी चाहिए, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरी फंक्शनिंग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खोल के दे देगा कि मुझे ये भी करके दो, ये भी करके दो, ये भी करके दो। किसी सपोर्ट इंजीनियर से पूछेंगे हाँ जी बताएंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या होनी, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि उस सपोर्ट इंजीनियर ने क्या करना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे करना है वो ज़्यादा उसकी तरफ फोकस करेगा। तो यहाँ पर जब आपके पास मल्टीपल रोल्स आ जाते हैं तो एक रिक्वायरमेंट एनालिस्ट का, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एनालिस्ट का, ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टीम का ये काम होता है कि चेक करना कि कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं आ रही इन सब की पसंद नापसंद या इनकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर। और अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, मिसाल के तौर पर मार्केटिंग वाले कह रहे हो कि कलर ऐसा हो और बिजनेस वाले कह रहे हो कि बिजनेस मैनेजर कहे कि जी इस तरह का कलर हो, तो इस सूरत में जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा। अब पॉइंट नंबर 3 करते हैं वर्क टू वर्क कोलैबोरेशन में, ठीक है, कि आपने चीज़ें भी पूछ ली, सॉरी आपने क्या किया कि आपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी ले लिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि जी आपने फाइनल कर लिया कि जी मैंने ये हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं और हम क्या करेंगे इसके अंदर से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और इनकन्सिस्टेंसीज होंगी उनको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मतलब कॉमन करके निकाल के जो सारी होंगी, ठीक है, उनको मिसाल के तौर पर सब कहते हैं कि वेबसाइट जो होती है मोबाइल पर चलनी चाहिए, तो ये कॉमन है, तो हम इन सबको इकट्ठा कर लेंगे और जो बाकी अलग अलग है जिन पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उनको अलग करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है
कि जो रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स में आ रही हैं हम उनको डिलीट कर दें, हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से उसको भी मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो किसी एक बंदे ने ही हाँ या ना करनी होगी। वो आपका बिजनेस मैनेजर भी हो सकता है या सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकता है, जो क्या करेगा, डिसीजन को फाइनल करेगा। चलो जी, ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, लोगों से सवाल पूछते हैं। सवाल क्या क्या पूछेंगे, जेनेरिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो काम आप दे रहे हैं ये किसकी तरफ से है? नंबर 2, ये जो हम सॉफ्टवेयर बनाकर देंगे इस्तेमाल कौन करेगा? नंबर 3, क्या जो सॉफ्टवेयर हम आपको बनाकर देंगे उसका कोई फ़ायदा भी होगा आपको? ठीक है। और उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि क्या कोई और सोल्यूशन आपने, जो आपकी ज़रूरत आप बता रहे हैं कि ये चीज़ मुझे बनवानी है, इसका कोई और सोल्यूशन भी निकलवाने की कोशिश की थी आपने? ठीक है। अच्छा जी, अब देखा जाए तो ये सवाल ऐसे होते हैं जो किसी भी कंपनी के ऑनर या स्टेक होल्डर को उसकी मदद करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर या उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प करवाने, मतलब इस सारे क्वेश्चन स्टेक होल्डर के मदद की हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो हम लोगों को सही बता सके, ताकि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। ठीक है। उसके बाद एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट, ये बेसिकली अभी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही जो आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन के बाद एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स है, याद रखिएगा। इसके बाद 2 ही स्लाइड्स हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, खत्म हो रहा है बस। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं कस्टमर से। अब रिक्वायरमेंट्स लेना शुरू की हैं हम लोगों ने कस्टमर से, देख लें, हमने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं क्या चीज़ होती है। सबसे पहला पोर्शन है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। ठीक है। एक मीटिंग आप करोगे जितनी भी कंपनी के ऑनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ। ठीक है। आप कुछ रूल्स बनाएंगे जो क्या होंगे, किसी भी पार्टिसिपेशन, और रूल्स बनाए जाएंगे जो क्या करेंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे और पार्टिसिपेशन के दौरान उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप एक एजेंडा बनाएंगे जो क्या करेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं कंपनी के ऑनर्स के साथ, वो उसमें कवर होंगे। ठीक है। लेकिन ये बहुत इनफॉर्मल होनी चाहिए, पहली चीज़ तो। नंबर 2 चीज़ ये है कि कोशिश करें ऐसी होनी चाहिए जो फ्रीली टॉक हो। जितना आप फ्रेंडली होंगे, जितना कस्टमर आपके साथ फ्रेंडली होगा, उतना अच्छे तरीके से आप उससे रिक्वायरमेंट्स ले सकेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मीटिंग के लिए आपको बेसिकली फैसिलिटेटर की ज़रूरत होगी। उस कंपनी के अंदर एक बंदे की ज़रूरत होगी जो मीटिंग को अरेंज करवाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मैकेनिज़्म डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप चार्ट्स बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के ऑनर्स को समझाने के लिए कि ये चीज़ें इस तरह पॉसिबल हैं। अच्छा जी, मीटिंग से पहले के काम हो गए। अब हम ऐसा करते हैं, मीटिंग में हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1 चीज़, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। कस्टमर से पूछेंगे ये प्रॉब्लम्स आप हमें बता रहे हैं, तो अब ये चीज़ें देखिए इसके अंदर से वाकई में वैलिड है। नंबर 2 चीज़, हर एक पोर्शन का सोल्यूशन आप वहाँ पे प्रपोज करेंगे। टेक्निकली नहीं कि हम इसको ऐसे कर देंगे, आप सिर्फ इतना ही बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि अब हम लोग क्लास बनाएंगे फैकल्टी की और उसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट्स ये क्रिएट करेंगे। नो, कस्टमर को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। नंबर 3 चीज़, ठीक है, बहुत सारे तरीके एक ही चीज़ को सोल्यूशन करने के लिए निकल सकते हैं। ठीक है। तो आपका काम बेसिकली इसके अंदर यही होगा कि आप डिफरेंट अप्रोचेस कस्टमर को शो करेंगे और उसमें से निगोशिएशन करेंगे कौन सा बेस्ट है, और कस्टमर को उसके ऊपर एग्री करवाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, क्या जो मैंने ऊपर बात बोली कि सोल्यूशंस अप्रोचेस तो दी, इसी तरह सोल्यूशंस भी बेशुमार होंगे एक चीज़ को निकालने के लिए। आप भी एक सेट ऑफ सोल्यूशंस रखेंगे कस्टमर के आगे। नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जहाँ आप मीटिंग कर रहे हो वो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो कोलैबोरेटिव हो, ऐसा हो कि लोग एक दूसरे की मदद करें, अंडरस्टैंड करें। ऐसा ना हो कि आप बैठे हैं और ऑनर के सर पे चढ़ के बोल रहे हैं कि जी ये तो ऐसे ही होगा, ये तो होगा, ऐसे नहीं होता। नंबर 2 चीज़, फ्लो ऑफ इवेंट। ठीक है, कि इवेंट का फ्लो कैसा होगा, मतलब क्या होगा उसके अंदर। ठीक है, आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए मीटिंग करेंगे। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसी मीटिंग को फिर आप फॉलो करते हुए अपना सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी कंटिन्यू है आगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने इनिशियल जो मीटिंग है आपने क्या किया है, उसके अंदर जो है ना आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट बेसिकली एक फॉर्म होता है। ठीक है, जो आप कंपनी के ऑनर के साथ डिस्कस करके या उसके साथ बैठ के बनाएंगे और उस कंपनी के जितने भी लोग उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं उन सबको आप दे देंगे। ठीक है, अब आप हर बंदे को ये बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का फॉर्म मैंने आपको दिया है इसको फिल करना शुरू करें। अब इसके अंदर होगा क्या क्या, सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें ये लिखा होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए।
उसके बाद दूसरी चीज़ लिस्ट ऑफ सर्विस होगी उसके अंदर, कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन से फंक्शन हों जो सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं। नंबर 3 चीज़ क्या होगी, लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे उसके अंदर, जिसमें आप ये बोलेंगे कि आपके लिहाज से ये बताएं कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यानी उसकी स्पीड एक्यूरेसी किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, वो उनसे लिखवाने की कोशिश करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उन सब से वो सारे जो परफॉर्मर्स हैं वो उनसे इकट्ठे कर लेंगे, उनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे हर बंदा कहेगा कि मेरी वेबसाइट जो है वो, हमारी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे चले, तो ये कॉमन चीज़ है। तो जो रिटेंडेंट एंट्रीज होंगी जो यानी सेम आ रही होंगी, उनको आप ऐसा करेंगे डिस्कार्ड करना शुरू कर देंगे, वो एक ही बार लिखेंगे। जो नए आइडियाज़ होंगे उनको भी ऐड करेंगे उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर दें। डिस्कार्ड करना मतलब साइड पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ होती है कि ठीक है जी, आपने ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बना दी, अब आप क्या करेंगे कि उनके कंस्ट्रेंट परफॉर्मेंसेस और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनको क्या करेंगे, एक लिस्ट बना के उनको अलग लिखेंगे, क्योंकि मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उस लिस्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, फिर आप एक टीम बनाएंगे जिनको आप सब टीम में डिवाइड करेंगे, जिनको आप छोटे छोटे टास्क देंगे, और छोटे छोटे टास्क को अचीव करने के बाद आप एक फाइनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, हर जो टीम होगी बेसिकली वो क्या करेगी, कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन को, कोई ना कोई फीचर को बेसिकली जो है ना प्रेजेंट कर रही होगी वहाँ पर। मिसाल के तौर पर अगर कॉलेज का CMS बनाना, यूनिवर्सिटी का CMS बनाना था, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स की टीम होगी उसमें से एक बंदे को मैं सौंपूंगा जिम्मेदारी फैकल्टी के लॉगिन के सेक्शन की, दूसरे को करूँगा स्टूडेंट का, तीसरे को करूँगा कोऑर्डिनेटर का, और चौथे को करूँगा रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर का, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम क्या करेंगे, जो सब टीम्स होंगी वो क्या करेंगी, मीटिंग के अंदर जो है सारे अटेंडीज के साथ डिस्कशन करेंगी, और उसके बाद उसके अंदर एडिशन डिलीशन जो भी करवाना होगा वो उन जिम्मेदारी होगी, ठीक है। जब ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो सब टीम्स होगी वो क्या करेंगी, लिस्ट ऑफ वैलिडेशन क्राइटेरिया निकालेंगे कि जो सी चीज़ें कस्टमर ने बोली हैं, रिक्वायरमेंट्स बोली हैं, क्या वो वाकई में वैलिड है भी हैं या नहीं, पॉसिबल है या नहीं है, उसके ऊपर करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, आप एग्री हो जाओगे एक चीज़ के ऊपर, तो क्या होगा कि किसी भी कंपनी का 1 या 2 बंदे जो होंगे वो आपके साथ बैठेंगे, जिसके बाद आप एक कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार करोगे कि ये वो सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी है, और इसके ऊपर ही हम लोग एग्री हुए हैं और इसी के ऊपर हम लोगों ने आगे काम करना है, ठीक है। मुझे पार्ट नंबर 2 पढ़ाना था, लेकिन मेरे हाल से आज के लिए काफ़ी है बस।